Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th March 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is a quote from Bhagat Singh. Mere faith and blind faith is dangerous. ये जो आइडियाज़ हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, it will be useful for essay writing. It will be also useful for GS paper for ethics and integrity. तो भगत सिंह जी ने ये कोट लिखा था इन हिज essay Why I am an Atheist. तो आप सबको पता है कि 23 मार्च 1931 को 3 फ्रीडम फाइटर्स राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई थी फॉर सॉन्डर्स मर्डर केस. उसके पहले लगभग 2 साल से ये तीनों लोग ही जेल में थे और उसी दौरान भगत सिंह जी ने ये एसे लिखा था वाई आई एम एन एथिस्ट समवेयर क्लोज टू 1930 अक्टूबर 1930, जिस वक्त उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी. अगर ये कोट देखा जाए तो ये कहता है मियर फेथ एंड ब्लाइंड फेथ इज डेंजरस, इट डल्स द ब्रेन एंड मेक्स अ मैन रिएक्शनरी. अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो जो पूरा पैसेज है जिसमें उन्होंने लिखा है वो पहले पढ़ते हैं. एनी मैन हु स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस has to criticize, disbelieve and challenge every item of the old faith. Item by item, he has to reason out every nook and corner of the prevailing faith. If after considerable reasoning one is led to believe in any theory or philosophy, his faith is welcomed. तो अगर यहाँ तक की बातें देखी जाए तो भगत सिंह जी ये कह रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर प्रोग्रेसिव माइंडसेट का है तो उसको एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस, कस्टम्स को चैलेंज करना ही होगा, क्रिटिसाइज करना ही होगा. यू कैन नॉट एक्सेप्ट द गिवन कस्टम्स और ट्रेडिशंस एज इट इज़ विदाउट रीजनिंग. आप क्वेश्चन कीजिए, चैलेंज कीजिए, अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल कीजिए और फिर आप अपनी नई फिलॉसफी के साथ आइए. वट एवर फिलॉसफी यू अराइव एट आफ्टर कंसिडरेबल रीजनिंग इज़ ऑलवेज वेलकम्ड. हिज रीजनिंग कैन बी मिस्टेकन. ऐसा नहीं है कि आप गिवन जो कस्टम्स हैं उसको चैलेंज करें. फॉर एग्जांपल सबरीमाला टेम्पल में विमेन की एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन है. अब ये कस्टम है, उसको आप एज इट इज़ मत मानिए, पहले अपनी रीजनिंग लगाइए. रीजनिंग लगा करके आप फिर चर्चा कीजिए कि ये क्या विमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है या फिर ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जिसको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए. राइट क्योंकि आप सदगुरु का एक आर्गूमेंट सुनेंगे तो कहते हैं कि अगर लेडीज़ टॉयलेट में मेन जाने अलाउड नहीं है तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू अ डिस्क्रिमिनेशन. राइट सो ही इज़ ट्राइंग टू गिव एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द कस्टम दैट इज़ बीइंग फॉलोड एट सबरीमाला टेम्पल. तो आर्ग्यूमेंट लॉजिक के बेसिस पे अपनी फिलॉसफी बनाइए. डोंट टेक एनी कस्टम और ट्रेडिशन एज गिवन. जो भी फिलॉसफी आप बना रहे हैं हो सकता है वो स्टार्टिंग में गलत हो, येट you must arrive at your own philosophy on the basis of reasoning because reason is the guiding star of a person's life. और फिर वो कहते हैं mere faith and blind faith is dangerous. किसी बात पे पूर्ण तरीके से faith रखना कि हाँ मैं तो बस ये मानता हूँ बिना क्वेश्चन किए, बिना रीज़न किए, ये खतरनाक हो सकता है. ब्लाइंड फेथ या फेथ बिना रीजनिंग के खतरनाक हो सकता है. इट डल्स द ब्रेन एंड मेक्स अ मैन रिएक्शनरी. हमारे दिमाग की सोचने समझने की ताकत को वो लिमिट करता है और हमें रिएक्शनरी बनाता है. हर बात पे आप देखेंगे जो लोग कंप्लीट फेथ रखते हैं कस्टम्स पे, जैसे खाप पंचायत, राइट, कई सारी जगहों पे कंगारू कोर्ट्स प्रैक्टिस की जाती है, कई सारी जगहों पे कास्ट सिस्टम को काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है. दे आर टेकिंग द कस्टम्स एज इट इज़ विदाउट क्वेश्चनिंग एंड दैट हैज़ मेड देयर माइंड डल एंड दैट हैज़ मेड दे मोर रिएक्शनरी. अगर कोई भी इंसान कास्ट सिस्टम से थोड़ा सा भी डेविएट होता दिखेगा, दे विल रिएक्ट. कई सारे लोग दूसरों के खाने पीने के प्रेफरेंसेस पे भी क्वेश्चन रेज कर देते हैं कि ये गलत है, बट दैट इज़ हाउ रिएक्शनरी टेंडेंसी इज. बट दैट इज़ कमिंग बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड फेथ. दैट इज़ डेंजरस एज पर भगत सिंह. अगर भगत सिंह के आइडियाज़ देखा जाए तो इट इज़ वेरी क्लोज टू सोक्रेटिक फिलोसफी which says an unexamined life is not worth living. तो सोफिस्ट ट्रेडिशन को चैलेंज किया था. जो सोफिस्ट ट्रेडिशन जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट था सोक्रेटस के टाइम में द ग्रीक सोसाइटी, उसको चैलेंज किया था
सोक्रेटस ने। उन्होंने कहा था कि देखिए वट एवर इट माइट बी, सोफिस्ट सही है या गलत है, दैट इज ए सेकेंडरी थिंग, बट द मोर इंपॉर्टेंट इज कि आई शुड बी अलाउड टू थिंक, बिकॉज एवरी ह्यूमन हैज़ बीन ब्लेस्ड विथ द capabilities of reasoning, and if I am not allowed to reason, if I am not allowed to examine the given concept, then I am not allowed to live like a human, and in that case I should not be living at all. And that is how he said this quote, an unexamined life is not worth living, which is very close to the idea of भगत सिंह। और इसी से मिलता जुलता कोट आप मान सकते हैं कार्ल मार्क्स का भी है, when he says religion is opium of masses। तो दूसरे शब्दों में वो कहना चाह रहे हैं कि रिलीजन से उनका यहाँ मतलब है ब्लाइंड फेथ, इट डल्स ह्यूमन ब्रेन। इस टॉपिक के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डे लाइट सेविंग्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जोन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। देखिए लेबनान वेस्ट एशिया का एक देश है, वहाँ पे डे लाइट सेविंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। वहाँ पे डे लाइट सेविंग स्टार्ट होना था 26 मार्च से, लेकिन वहाँ की सरकार ने उसको 1 महीने और एक्सटेंड कर दिया। दैट लेड टू अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। अब ये न्यूज़ हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। ये नहीं पूछने जा रहा कि कौन से देश में डे लाइट को लेकर के कन्फ्यूजन हुआ था। येट ये आर्टिकल मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको डे लाइट सेविंग टाइम या टाइम जोन का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो सिखा सकूँ। तो इसको समझने के लिए आपको ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखने होंगे। देखिए किसी भी जगह पे टाइम आइडियली डिसाइड होना चाहिए, किसी भी वक्त किसी भी जगह पे क्या टाइम होना है वो डिसाइड होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कि जिस जगह पे सनलाइट डायरेक्टली फॉल करेगी उस जगह पे उस वक्त होना चाहिए 12 नून, और उसके एग्जैक्ट अपोजिट वाले लॉन्गिट्यूड पे, यानी कि इस लॉन्गिट्यूड के हर पॉइंट पे होना चाहिए 12 नून, और इसके इस वक्त इस मोमेंट एग्जैक्ट अपोजिट वाले लॉन्गिट्यूड पे होना चाहिए 12 मिडनाइट। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी जिसको हम सब ने अग्री किया है पहले, 12 नून एंड 12 मिडनाइट। अब बात ऐसी है कि हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट ऐसे, और 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। एक रोटेशन में 360 डिग्री हमारा अर्थ घूम जाता है। तो इसका मतलब ये है 24 घंटों का मतलब है 1440 मिनट्स। 1440 मिनट्स हमारा अर्थ, इतने टाइम में हमारा अर्थ घूमता है 360 डिग्री। तो इसका मतलब है कि हर एक 4 मिनट में हमारा अर्थ 1 डिग्री घूम जाता है, या दूसरे भाषा में कहें तो हर एक घंटे में हमारा अर्थ लगभग 15 डिग्री के आसपास घूम जाता है, राइट। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। हर एक घंटे में हमारा अर्थ 15 डिग्रीज सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ हर 1 मिनट में हमारा अर्थ, हर 4 मिनट में हमारा अर्थ 1 डिग्री घूम जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक जगह है जहाँ पे सनलाइट अभी सीधा सीधा पड़ रहा है, तो यहाँ होना चाहिए दिन के 12, और उससे 4 डिग्री दूसरे साइड में होना चाहिए दिन में 12:01, और इससे 4 डिग्री उसके अदर अपोजिट साइड में 4 डिग्री अपोजिट साइड में दिन के बजने चाहिए 11:59, क्योंकि हर 1 डिग्री पे कितने का अंतर है जी, 4 मिनट का। किसी भी लॉन्गिट्यूड को आप देख लीजिए, किसी भी लॉन्गिट्यूड में आइडियली 2 लॉन्गिट्यूड अगर उनके बीच का डिस्टेंस 1 डिग्री है तो टाइम का अंतर होना चाहिए 4 मिनट का, राइट। टाइम टेकन टू क्रॉस 1 डिग्री इज 4 मिनट्स। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हर एक, यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो इसे 1 डिग्री इधर में बजना चाहिए 12:04, और 1 डिग्री दूसरे साइड में होना चाहिए 11:56, 11:56 मिनट्स पास्ट 11। अब ये आइडियाज़ को समझने के बाद अगर बात की जाए हमारे देश भारत की, तो हमारी जो 2 लॉन्गिट्यूड हैं, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, उनके बीच का अंतर लगभग 30 डिग्री के आसपास है, 30 डिग्री। और 1 डिग्री पे कितना टाइम का अंतर, 4 मिनट का। तो 30 डिग्री पे कितना टाइम का अंतर हो गया, लगभग 2 घंटे का। वैसे एग्जैक्ट अंतर है 29 डिग्री का। तो दोनों ही लॉन्गिट्यूड में टाइम का अंतर होना चाहिए लगभग 1 घंटा 16 मिनट, या ओवरऑल इन जनरल बोल जाए तो 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस होना चाहिए दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में। अब अगर ये कॉन्सेप्ट से
को फॉलो करके अगर हर जगह पे टाइम डिसाइड करना शुरू कर दिया जाए तो फिर ऐसा होगा, आइडियली यहाँ वाला इंसान कहेगा कि मेरे यहाँ बज रहे हैं 12, तो इससे 4 डिग्री दूसरे साइड वाला, 1 डिग्री दूसरे साइड वाला कहेगा कि मेरे यहाँ बज रहे हैं 11:56, फिर और 1 डिग्री और आप वेस्ट चले गए, वो बोलेगा 11:52, 11:48। तो ये तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप अपने दोस्त को फ़ोन करके बोलेंगे कि भाई आप 12 बजे आना है, लेकिन वो आपसे मान लीजिए कुछ ईस्ट या वेस्ट में रहता है दूसरे लॉन्गिट्यूड पे, तो उसके लिए 12 का मतलब अलग होगा, आपके लिए अलग होगा। तो हमारे देश के अंदर इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फिर हमने क्या कॉन्सेप्ट अपनाया है, स्टैंडर्ड टाइम का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सट्रीम वाले जो लॉन्गिट्यूड हैं उसका स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया, दैट इज़ 82.5 डिग्री दोनों के बीच का। और इसको हमने मान लिया कि यहाँ पे जब सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगा इस लॉन्गिट्यूड पे, तो उस वक्त पूरे ही देश में माना जाएगा कि दिन के 12 बज रहे हैं और उस हिसाब से पूरे देश में टाइम होगा। तो दैट इज़ हाउ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST has been decided, which is a median of this 68 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट, इसका मीडियन है 82.5। आइडेंटिकली या आइडियली अगर देखा जाए, अगर सनलाइट के हिसाब से देखा जाए, तो जब दिन के 12 बज रहे हों इस लॉन्गिट्यूड पे, तो उस वक्त यहाँ अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड पे बढ़ना चाहिए दिन के 1, और यहाँ गुजरात के कोस्ट पे बजना चाहिए दिन का 11, सुबह का 11 AM आइडियली। लेकिन हमने मान लिया कि ये है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और जब यहाँ 12 बजेगा इसके ऊपर सनलाइट आएगा तो पूरे देश में उस वक्त माना जाएगा कि दिन के 12 नून हो रहे हैं। अब हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान तो लिया इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज अ काइंड ऑफ सिंक्रोनस अप्रोच, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। हो क्या रहा है कि जब सुबह हो रही है, तो जब सुबह के मान लीजिए 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, तो उस वक्त जब हमारे यहाँ मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 7 बज रहे हैं, सनलाइट के हिसाब से उस वक्त यहाँ गुजरात में बजना चाहिए सुबह के 5। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सनलाइट जल्दी आता है, अर्ली सनलाइट। और इसका ठीक विपरीत ये भी होगा कि जब हमारे यहाँ शाम के 5 बज रहे होंगे या शाम के 7 बज रहे होंगे, तब तक यहाँ पे सनलाइट के हिसाब से बजने चाहिए शाम के 5, राइट। तो सरल भाषा में कहें तो नॉर्थ ईस्ट में जल्दी सवेरा भी होता है और जल्दी शाम भी होती है। इसीलिए अरुणाचल को कहा जाता है लैंड ऑफ सनराइज़, क्योंकि सबसे पहले तो सन यहीं खिलेगा और यहाँ पे सबसे लेट खिलेगा, तो सबसे ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे लाइट रहेगी। अब इसका नुकसान कैसे है ज़रा देखिए। अभी ऑफिस आवर्स तो नॉर्मली हर जगह 10 बजे का है, मान लीजिए ऑफिस आवर्स है 10 बजे का, तो गुजरात का भी एक एम्प्लॉय 10 बजे ऑफिस पहुंचा, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल का भी एक एम्प्लॉय 10 बजे ऑफिस पहुंचा। अब वो बात अलग है कि हमारे यहाँ सवेरा जल्दी हो गया था, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ सवेरा लेट हुआ था, लेकिन हम लोग भी 10 बजे ऑफिस पहुँचे, ये भी 10 बजे ऑफिस पहुँचे। उसके बाद होगा क्या, शाम के 5 बजते बजते हमारे यहाँ होने लगेगा अंधेरा, होता भी है। आप देखो आसाम में भी जल्दी अंधेरा होता है, जबकि गुजरात के अंदर उस वक्त फिर भी अच्छी खासी धूप रहेगी। इसका मतलब यह है कि गुजरात के लोग 10 बजे ऑफिस आएंगे और शाम के 7 बजे तक लगभग काम कर पाएंगे। वहाँ पे 7 बजे ऐसा माहौल बनेगा जैसा हमारे यहाँ 5 बजे ही माहौल बन पाता है। तो इफेक्टिवली हमें कितना काम करने का टाइम मिला, 10 से 5, जबकि उनको काम करने का टाइम मिल गया 10 से 7। तो टेक्निकली दे गॉट 2 आवर्स मोर टू वर्क। अगर हमें उसको कंपनसेट करना है, नॉर्थ ईस्ट में 5 बजे जल्दी अंधेरा हो जा रहा है, तो अगर हमें 7 बजे तक ऑफिस चलाना है तो 2 घंटा हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करना होगा, ऑफिसेज में लाइट वगैरह पहुंचानी होंगी। तो दैट इज़ हाउ ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ती है नॉर्थ ईस्ट में। पावर रिक्वायरमेंट इज़ हाई इन ऑफिसेज, क्योंकि 5 बजे से ही अंधेरा होने लगता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है एक कॉमन स्टैंडर्ड टाइम को मेजर करने से। ऑफिस तो 7 में शुरू हो रहा है, लेकिन इनके यहाँ शाम तक लाइट रह रही है, जबकि हमारे यहाँ 5 बजे ही अंधेरा हो जा रहा है। तो सनलाइट के हिसाब से ऐसा माहौल होना चाहिए, लेकिन हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया है, इसीलिए जो गुजरात के अंदर जो वक्त है वही टाइम है अरुणाचल के अंदर भी। इसको लेकर के थोड़ा बहुत हमें टाइम का लॉस हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, हमारे यहाँ 2 घंटा सुबह लॉस हो जा रहा है, राइट। तो इसको एड्रेस करने के लिए कई दफ़ा देयर हैव बीन अ डिमांड ऑफ सेपरेट टाइम जोन, कि हमारा टाइम जोन अलग हो जाए। भाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए टाइम जोन अलग हो जाए,
ठीक है, वेस्टर्न स्टेट्स के लिए टाइम जोन अलग हो जाए, राइट। बहुत सारे जगहों पे लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव डिमांडेड फॉर सेपरेट टाइम जोन। लेकिन इसका एक दूसरा सिंपल सॉल्यूशन भी हो सकता है, राइट। सिंपल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि भाई ये लोग 10 से 7 ऑफिस कर रहे हैं, हम लोग 8 बजे से ऑफिस कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा टाइम अर्ली कर लेते हैं, 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक ऑफिस कर लेते हैं। अभी कोई ज़रूरी है कि हम आएंगे 10 बजे ही, लेकिन आएंगे सन और टाइम के हिसाब से कि 10 बजे ही हम ऑफिस आएंगे, लेकिन जाएंगे सनलाइट के हिसाब से, दैट इज़ नॉट राइट। क्योंकि होगा क्या, अगर अलग अलग टाइम जोन मान लिया, अलग अलग टाइम जोन वाला डिमांड मान लिया गया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अलग टाइम, वेस्टर्न स्टेट्स के लिए अलग टाइम, तो होगा क्या कि फ़्लाइट्स या ट्रेन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। आप चलेंगे गुवाहाटी से फ़्लाइट लेकर के पहुँचेंगे अहमदाबाद, तो वहाँ का टाइम बता रहा होगा कि आप अहमदाबाद पहुँचेंगे 1 बजे, लेकिन टेक्निकली वहाँ पहुँच रहे होंगे 3 बजे। तो इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं। इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई दफ़ा ये जो डिमांड उठे हैं सेपरेट टाइम जोन को, उसको रिजेक्ट किया है, बिकॉज इट में क्रिएट केओस। ठीक है, ऑफिसेस या बैंक्स में भी आपस में कोऑर्डिनेशन होने में तकलीफ होगी। नॉर्थ ईस्ट के बैंक जल्दी बंद हो जाएंगे, वेस्टर्न इंडिया के बैंक्स चलते रहेंगे, कोऑर्डिनेशन में तकलीफ होगी। ठीक है, हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट वगैरह इनके तकलीफ होगी। इस कारण से इन जनरल भारत सरकार ने तो अभी तक ये डिमांड को रिजेक्ट किया है कि नहीं, वी विल नॉट हैव अ सेपरेट टाइम जोन फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वो बात अलग है कि आज़ादी से पहले हमारे देश में 3 टाइम जोन हुआ करते थे फॉर डिफरेंट रीजन्स। अगर आज भी बात की जाए तो टी गार्डन्स के लिए लोकली एक अलग से टाइम जोन रहता है जिसको कहा जाता है टी गार्डन टाइम जोन, विच इज़ 1 आवर अहेड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यानी कि टी गार्डन्स के लिए आप मान सकते हो कि 82.5 है ना, उससे लगभग 15 डिग्री ईस्ट में ये वाला टाइम जोन माना जा रहा है टी गार्डन्स के लिए। बात की जाए दुनिया के अलग अलग देशों की, तो जो देश लॉन्गिट्यूड वाइज काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड हैं उनमें तो अलग अलग टाइम जोन रखना ही होगा, नहीं तो पता चलेगा कि यहाँ वाला इंसान शाम के अंधेरा हो रहा है, शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन उसको कहना पड़ रहा है कि इट इज़ 12 नून। तो जो देश इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड हैं उनको तो अलग अलग टाइम जोन रखना ही होगा। यू सी यूएस हैज़ 6 टाइम जोन, देखिए लॉन्गिट्यूडनली ज़्यादा एक्सटेंडेड है। फ्रांस हैज़ मैक्सिमम टाइम जोन्स 12। अब आप सोचेंगे सर ये छोटा सा देश है फ्रांस, इसको 12 टाइम जोन की क्यों ज़रूरत पड़ गई? तो इसको 12 टाइम जोन्स की इसके लिए ज़रूरत पड़ी है क्योंकि इसके छोटे छोटे टेरिटरीज़ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। उसका क्लेम तो अंटार्कटिका पे भी है, अगर अंटार्कटिका का टाइम जोन को भी ले लिया जाए तो फ्रांस विल हैव 13 टाइम जोन्स, राइट। इस टॉपिक के बेसिस पे एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। अब चूंकि मेंस आ रहा है तो हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस में 1-2 मेंस के क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज चाय बागान टाइम जोन, एग्जामिन द डिमांड ऑफ सेपरेट टाइम जोन फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो डिस्कशन हमने किया है उसके बेसिस पे आप ये आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। कि स्टैंडर्ड आंसर अपने तरफ से मैंने मोटा मोटा यहाँ पे आपको दे रखा है, आप इसको पढ़ करके ये आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। बात की जाए अगर आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट की, इस कानून की, तो इसको पहली बार लाया गया इंडिपेंडेंट इंडिया में 1958 में, लेकिन आज़ादी से पहले इसको ब्रिटिशर्स ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था टू सप्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट में होता क्या है कि भारत सरकार के पास पावर है किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने का, और एक बार जब वो एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर हो जाता है तो फिर वहाँ पे जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाते हैं। क्या क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स आ जाते हैं, स्वीपिंग पावर्स आ जाते हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। एक बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का जो बिल था इसको पार्लियामेंट में 1958 में इंट्रोड्यूस किया था जीबी पंत साहब ने। अब ज़रा देखते हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस को क्या क्या स्पेशल पावर मिल जाते हैं अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इफ़ एन एरिया इज डिक्लेयर्ड एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर द लॉ। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट सेज कि एनी ऑथोराइज्ड ऑफिसर हैज़ power to open fire at any individual even if it results in death if the individual violates the law। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस हैं वो अनाउंस कर दिए जाएंगे, और अगर कोई भी इंडिविजुअल इसको वायलेट करता हुआ पाया गया तो जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है वो फायरिंग कर सकता है, दैट में लीड टू इवन डेथ। सेक्शन 5 कहता है ऑथोराइज्ड ऑफिसर हैज़ पावर टू अरेस्ट एन इंडिविजुअल विदाउट वारंट, हैज़ पावर टू सीज एंड सर्च प्रीमाइसेस विदाउट एनी वारंट।
तो ये काफ़ी ज़्यादा पावर हो गई ना, एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर हो गई। आप अरेस्ट कर सकते हैं किसी जगह पे, आप बिना वारंट के आप सर्च वारंट कर सकते हैं, राइट। सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 सेज कि इंडिविजुअल हु हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी हैज़ टू बी हैंडेड ओवर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एज सून एज पॉसिबल। अब ये जो शब्द है एज सून एज पॉसिबल काफ़ी वेग है कि भाई जो भी इंसान को अरेस्ट किया जाएगा बाय आर्म्ड फोर्सेस वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उनको एज सून एज पॉसिबल सौंपेंगे। अब होता क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 22 एक फंडामेंटल राइट देता है कि अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है अरेस्टेड पर्सन को, ताकि उसके बाद कि उसकी कस्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड करे। लेकिन अब यहाँ पे बोला गया कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अरेस्टेड पर्सन को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देंगे एज सून एज पॉसिबल। अब कभी कभार ऐसे केसेस निकल करके आते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत आर्म्ड फोर्सेस लोगों को डिटेन करते हैं और 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देते ही नहीं है। कहते हैं कि इसमें कोई टाइमलाइन तो है नहीं, इट इज़ एन ओपन एंडेड स्टेटमेंट एज सून एज पॉसिबल। तो दैट इनडायरेक्टली लीड्स टू वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 22। तो मुद्दा यह है कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट तो जरूरी है देश के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, लेकिन कई दफ़ा इससे रिलेटेड क्रिटिसिज्म भी सामने निकल कर के आता है। सबसे मेजर जो क्रिटिसिज्म निकल कर के आता है वो होता है अबाउट सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट विमेन। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन ये इस पे अलग अलग कमिटीज़ के रिपोर्ट हैं, अलग अलग इवेंट्स हैं, राइट, कि कई सारे जगहों पे जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इम्प्लीमेंटेड होता है वहाँ पे कुछ आर्म्ड फोर्सेस के लोग पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं एंड दे आर कमिटिंग सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन ऑल्सो ऑफ दोज एरियाज दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरिया। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आया है फ्रॉम जस्टिस JS वर्मा कमेटी। जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनाया गया था 2012 में आफ्टर निर्भया रेप केस। 2012 में ये केस हुआ था, 2013 में बनाया गया था, और जस्टिस JS वर्मा कमेटी को काम दिया गया था कि कैसे जो क्रिमिनल लॉज हैं उसको चेंज किया जाए ताकि वीमेन की सेफ्टी इंश्योर कराई जाए। उसमें जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने रेकमेंड किया था कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट्स के अंतर्गत जो आर्म्ड फोर्सेस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स मिले हैं उसमें से ये वाले पावर्स छीन लिए जाए। अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस के केसेज आते हैं आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट इन एरिया अंडर आर्म्ड डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, तो उस केस में आर्म्ड फोर्सेस के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स काम नहीं आने चाहिए। होता क्या है कि सेक्सुअल वायलेंस के केस में भी मान लीजिए ऐसा केस है तो भी मामला जाता है कोर्ट मार्शल में और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाता है। जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने कहा कि नो, इफ़ इट इज़ अ केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस देन इन दैट केस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटेक्शन शुड नॉट बी गिवन टू आर्म्ड फोर्सेस इवन इफ दैट एरिया इज अ डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। यू सी, in 2004 some about 30 Manipuri women marched naked in Imphal city with a banner that Indian Army rape us. So these are some facts. I don't substantiate, I don't claim कि these facts are true or not. जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने कहा ऐसी हुई थी। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है दैट वी कैन नॉट क्लेम और वी कैन नॉट नो, बट ऐसे इशूज़ निकल करके आए हैं। देयर हैव बीन केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। यू सी, एक मूवी बनी थी हैदर, उसमें यही दिखाया गया, डिसअपियर्ड पीपल, वो कहाँ चले गए पता ही नहीं चल रहा है, राइट। अभी कुछ दिनों पहले भी एक कोर्ट मार्शल का केस आया था जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के कुछ ऑफिसर्स ने एक ऑफिसर के खिलाफ कोर्ट मार्शल एक्शन लिया गया था बिकॉज ऑफ केस ऑफ टॉर्चर और एंड फेक इनकाउंटर। और इकोनॉमिक इशूज़ भी हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के, कि जिस एरिया में भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा होता है नेचुरली एक मैसेज जाता है बाकी जगहों के लोगों को या इन्वेस्टर्स को कि इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज़ वाई वो लोग फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। और इस तरीके से इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी आ जाती है उस एरिया में जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ रहता है। दैट इज़ वन बिग रीज़न बिहाइंड बैकवर्डनेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत है। एक और केस निकल करके आया था दिसंबर 2021 में, जब नागालैंड के अंदर कुछ सिविलियंस को मिस्टेकन आइडेंटिटी के कारण वहाँ के आर्म्ड फोर्सेस ने, आसाम राइफल और इंडियन आर्मी ने मिल करके जॉइंट ऑपरेशन किया था और गलती से कुछ सिविलियंस को मार दिया था टेररिस्ट समझ करके।
अब उसके बाद से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिबेट होने लगा कि हमें अरे यहाँ से इसको हटा देना चाहिए, अब तो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा शांति आ चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर आ चुका है। तो 2021 के इस इवेंट के बाद से हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनाउंस किया था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट्स को धीरे धीरे ग्रेजुअल मैनर में लिफ्ट कर लिया जाएगा। अभी अगर आप देखें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इज एप्लीकेबल इन आसाम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। आसाम के भी हर जगह पे नहीं है, थोड़े से ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एप्लीकेबल है। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एप्लीकेबल है। आसाम के अंदर इट वॉज अप्लाइड इन 1990। तो धीरे धीरे एज प्रॉमिस्ड बाय आवर होम मिनिस्टर अमित शाह जी, अभी धीरे धीरे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लिफ्ट किया जा रहा है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में अब ये करंट डेवलपमेंट है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइटिंग इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, अब हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिक्योरिटी इंप्रूव हो रहा है। तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी सेड दैट सेंटर हैज डिसाइडेड टू फर्दर रिड्यूस द जुरिडिक्शन ऑफ डिस्टर्ब्ड एरियाज अंडर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इन आसाम, नागालैंड, मणिपुर। तो एरियाज़ को और कम कर दिया गया है, डिस्टर्ब्ड एरियाज़ का जो मार्केशन है उसको और डिमार्केशन और कम कर दिया गया है एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट बाय आवर होम मिनिस्टर जी। एक और चीज़ आपको नोट रखना है कि जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमेटी बनाई गई थी 2004 में। उसने रेकमेंड किया था कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को रिपील कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और अगर कोई थोड़ी बहुत लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स को टैकल करने का कंसर्न भी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोविजन ऐड कर दिया जाए यूएपीए में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में, रादर दैन कीपिंग ए सेपरेट एक्ट ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आपको याद होगा अगर आपने इस बार का प्रीलिम्स दिया है तो यूएपीए वाज आस्क्ड दिस ईयर कि इसमें से कौन कौन से लॉ अभी भी एप्लीकेबल हैं। मुद्दा ये है कि अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते रहेंगे तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आप कई सारे सवाल प्रीलिम्स में कर पाएंगे। ये सवाल आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पे आया था यूपीएससी मेंस में 2015 में। इस पर सब चीज़ों के अलावा सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन भी क्या रहा है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में वो पूछा है। तो जो आइडियाज़ हमने अभी तक डिस्कस किए उसके बेसिस पे आप ये आंसर लिख ले सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट का व्यू मैं आपको बता देता हूँ। 1997 में देयर वाज अ केस, नागा पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसमें एक चैलेंज किया गया था आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नो, दिस इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल, येट इट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू यूज द लॉ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ओनली फॉर अ टेम्पोररी पीरियड अंटिल अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मलिसी इज रिस्टोर्ड। बट 2016 में सीइंग की बहुत सारा मिसयूज हो रहा है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का बाय आर्म फोर्सेस, सुप्रीम कोर्ट एंडेड द एक्सट्रीम इम्यूनिटी प्रोवाइडेड अंडर द लॉ टू द आर्म्ड फोर्सेस। तो आप ये कोट कर सकते हैं कि बेंच ऑफ जस्टिस मदन लोकुर एंड यू ललित on alleged fake encounter in Manipur held that the security personnel committing crime do not enjoy absolute immunity। तो ये दो सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं ऑन आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पोचिंग ऑफ राइनोज एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए जो साल 2022 था वो राइनो पोचिंग को लेकर के असम के लिए काफ़ी अच्छा साल था, क्योंकि इस साल कोई भी पोचिंग हुई नहीं थी। 2023 में ये हमारा जो परफॉर्मेंस हम उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाए। अभी मार्च महीना ही चल रहा है बट 1 राइनो हैज़ बीन पोच्ड दिस ईयर, यही न्यूज़ था। आफ्टर 0 राइनो पोचिंग केस इन 2022 असम रिकॉर्ड्स इट्स फर्स्ट ईयर केस। राइनो की पोचिंग होती क्यों है? तो राइनो की पोचिंग मेनली देखिए किस कारणों से होती है। एक तो चाइना के मार्केट में राइनो के हॉर्न से माना जाता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल मेडिसिन्स बनाए जा सकते हैं। सिमिलरली वियतनाम में राइनो हॉर्न इज कंसिडर्ड एज स्टेटस सिंबल एंड फॉर दीज रीजन्स राइनोज आर पोच्ड। अगर आप ग्राफ देखें तो आपको पता चलेगा कि राइनो की पोचिंग पीक्ड इन द ईयर क्लोज टू 2013-14, राइट। और वो टाइम था हाई इंसर्जेंसी का इन सम ऑफ द BTAD रीजन्स, उससे पहले का था, लेकिन यहाँ पे 2013-14 तक तो इंसर्जेंसी वाज ऑन द डिक्लाइन। येट यू कैन से कि अगर ग्राफ आप देखें तो राइनो पोचिंग पीक्ड इन ईयर 2013-14। इंडियन राइनोज की बात की जाए अगर तो दे आर फाउंड मेनली इन ब्रह्मपुत्रा वैली, मेनली तो असम में पाए जाते हैं, उसके अलावा दे आर फाउंड इन बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ द साउथ नेपाल, राइट। दे हैव सिंगल ब्लैक हॉर्न, एक ही हॉर्न होता है इसीलिए इसको वन हॉर्न राइनो कहते हैं। 6 सेंटीमीटर तक लॉन्ग, 60 सेंटीमीटर तक लॉन्ग इनका हॉर्न हो सकता है। दे आर कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल इन IUCN रेड डेटा बुक। WWF के हिसाब से, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के हिसाब से देर आर अराउंड 3700 राइनोज इन द वाइल्ड टुडे। असम्स काजीरंगा नेशनल पार्क इटसेल्फ अलोन हैज़
अबाउट 2600 राइनो। देखिए 5 राइनो स्पीसीज होती हैं, हमने करा हुआ है पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में। पिछले साल वर्ल्ड राइनो डे का थीम भी यही था 5 स्पीसीज ऑफ राइनो, इस बार के APSC प्रीलिम्स में आया है। 5 राइनो स्पीसीज में से हमारे स्टेट असम में या हमारे इंडिया में बस एक ही राइनो की स्पीसीज मिलता है, वो है ग्रेट वन हॉर्न राइनो। एंड दिस ग्रेट वन हॉर्न राइनो इज़ लार्जेस्ट ऑफ ऑल अदर राइनोज इन द वर्ल्ड। अभी ज़रा देखते हैं, अगर आप देखो तो राइनोज़ की पॉपुलेशन लगातार इम्प्रूव हुई है, तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं आसाम सरकार ने या भारत सरकार ने राइनोज़ की पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो एक इनिशिएटिव लिया गया था इंडियन राइनो विजन इन 2005, Indian Rhino Vision 2020. This initiative was taken in 2005, which aimed at increasing one-horn rhino population more than 3,000 by 2020. This project was quite successful. असम के अंदर हमारे जो राइनोज़ की पॉपुलेशन वो 3,000 से भी ज़्यादा हो गई। टारगेट था 3,000, लेकिन हमने 3,000 के टारगेट को भी पूरा कर दिया, उससे आगे निकल गए। वहीं अगर बात की जाए राइनोज़ की कंजर्वेशन प्रोग्राम में इन मानस, तो मानस नेशनल पार्क के अंदर राइनोज़ की पॉपुलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी बाई 1990s। वहाँ पे जब इंसर्जेंसी पीक पे था, हाई इंसर्जेंसी चल रहा था, उस टाइम में मानस के अंदर राइनोज़ की पॉपुलेशन लगभग ख़त्म हो गई थी। 100 के आसपास राइनोज़ थे पहले। व्हेन इंसर्जेंसी पीक्ड, राइनोज़ पॉपुलेशन वेयर कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। फिर 2005 में राइनो कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। नाउ द नंबर ऑफ राइनोज़ हैव इम्प्रूव्ड इन मानस एंड इट इज़ क्लोज टू 49। हुआ क्या कि राइनोज़ को काजीरंगा से उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कुछ हद तक मानस के अंदर, और इस तरीके से मानस के अंदर वापस से राइनोज़ की पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। असम सरकार ने 2021 में लगभग 2,500 राइनो हॉर्न्स को पब्लिकली बर्न किया था ऑन वर्ल्ड राइनो डे, दैट इज़ ऑन 22 सितंबर, टू गिव ए मैसेज टू द वर्ल्ड, स्पेशली द पोचर्स, कि राइनोज़ हॉर्न्स डू नॉट हैव एनी स्पेशल इंग्रेडिएंट। जब खुलेआम हम बर्न कर रहे हैं, दैट सिंपली मीन्स कि राइनोज़ हॉर्न्स में सिंपली केराटिन होता है जो हमारे बाल में या नाखून में भी मिलता है, उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, इस कारण से उसकी हंटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड पब्लिकली बर्निंग ऑफ अबाउट 2,500 राइनोज़ हॉर्न्स ऑन वर्ल्ड वन हॉर्न राइनो डे और वर्ल्ड राइनो डे ऑन 22 सितंबर। सैटेलाइट फ़ोन्स दिए गए हैं काजीरंगा के अंदर जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, ताकि वो आपस में बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएँ और पोचर्स को पोचिंग करने से रोक पाएँ। तो सिक्योरिटी पर्सनल्स को काफ़ी ज़्यादा इनेबल किया गया। यू सी अ स्पेशल force has been also created in Kaziranga. A special rhino protection force SRPF 82 member special rhino protection force has been created, जिसका मेन टारगेट है काजीरंगा के 8 जो राइनो रेंज हैं उस पर फोकस रखना कि वहाँ पे पोचिंग ना हो। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। ये LVM को लेकर के ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। एंड अर्थ आवर को लेकर के ये पहला स्टेटमेंट गलत है। अर्थ आवर इज इनिशिएटिव ऑफ WWF, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।